नमस्कार दोस्तों। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा कक्षा 10वीं के लिए हिंदी की वर्कशीट संख्या 4 दी गई है। इसमें विद्यार्थी को सबसे पहले अपना नाम व कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अपठित गद्यांश और पद्यांश के लिए सीबीएसई बोर्ड ने 5-5 अंक निर्धारित किए हैं। इन अपठित गद्यांश और पद्यांश को पढ़ करके इनके नीचे दिए गए लघुत्तरात्मक या बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वर्कशीट को। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। यानी जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसमें जो हमारी या एजुकेशन पॉलिसी है उसका इतिहास जो हो ज़्यादा पुराना नहीं है। इस देश में शिक्षा की शुरुआत धार्मिक दृष्टिकोण से हुई। यानी भारत में शिक्षा की शुरुआत धर्म के आधार पर हुई थी। पहले हिंदू धर्म के लोगों ने अपने वेदों और पुराणों की शिक्षा पर बल दिया। मुस्लिम धर्म के लोगों ने अपने कुरान पाक की शिक्षा पर बल दिया और क्रिश्चियनों ने अपने क्रिश्चियन धर्म की शिक्षा पर बल दिया। देश के प्रशासकों ने शिक्षा में रुचि कम प्रदर्शित की। हमारे देश के जितने भी राजा महाराजा हुए उन्होंने शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट के बाद तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रशासन का दायित्व लिया। अब भारत पहले राजा महाराजाओं का देश हुआ करता था, उसके बाद मुगल शासकों ने इसको जीत लिया और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापार करने के लिए भारत आई थी उसने पूरे भारत पर अपना एक अधिकार कर लिया। यानी ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया, भारत को अपना गुलाम बना लिया और उसी ने 1813 में एक चार्टर एक्ट यानी घोषणा पत्र जारी किया जिसमें शिक्षा पर उसने अपना दायित्व यानी शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य उसने अपने ऊपर ले लिया। यह दायित्व बहुत सीमित था, यानी इसकी सीमाएं बहुत कम थी, इसका दायरा बहुत छोटा था। देश की समग्र शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया समुचित रूप से व्यय हो, यह देखना मात्र ही तत्कालीन प्रशासन का लक्ष्य था। उनका मुख्य उद्देश्य केवल 1 लाख रुपया ही शिक्षा पर खर्च करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी, न कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए। उन्होंने यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को शिक्षित करने का काम किया और साथ ही उन्हें अपना यहाँ काम करवाने के लिए क्लर्कों व सहायकों की आवश्यकता थी। इस कारण भी उन्होंने भारत में एक शिक्षा व्यवस्था आरंभ करने का दायित्व अपने ऊपर लिया। शिक्षा प्रांतों का विषय रहा, तब सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ किया। जब शिक्षा प्रांतों का प्रमुख विषय बन गया तब सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना आरंभ किया। इसके बाद ही हमें शिक्षा प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। जब यह विषय राज्यों का विषय बन गया तब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए। 1921 तक शिक्षा प्रशासन केंद्रीय विषय ही रहा। 1921 के बाद से अब तक यह राज्य का विषय ही बना रहा। 1921 से लेकर कुछ समय पहले तक यह केवल राज्यों का ही विषय रहा। इस पर सभी फैसले राज्य सरकारें ही लेती थी। अब ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या है? भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश के लिए कार्य करती है, जबकि राज्य सरकार एक क्षेत्र विशेष के लिए उसके विकास के लिए कार्य करती है। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार यथा मैंने जैसे राज्यों को सलाह देने का काम, समग्र देश की शिक्षा नीति आयोजन, देश के शिक्षा संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन, विशिष्ट क्षेत्र की शिक्षा, वित्तीय अनुदान, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का संचालन आदि केंद्र के अधीन रहे। यानी शिक्षा वैसे तो राज्य का विषय रहा, लेकिन इसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे शिक्षा संबंधी आंकड़े या फिर विशिष्ट क्षेत्र में शिक्षा पर वित्तीय अनुदान और संस्थाओं का संचालन, इन मुद्दों पर केंद्र सरकार ही फैसले लेती थी। फिर भी समग्र रूप से शिक्षा संविधान में राज्य सूची में होने के कारण प्रशासन का ही विषय बना रहा। अब ये राज्य सूची क्या है? संविधान के अंतर्गत जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुआ है। इन शक्तियों को बांटने के लिए 3 सूचियां शामिल की गई हैं, जिनको बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। इन्हें 3 भागों संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आती है संघ सूची। संघ सूची में देश से संबंधित ऐसे विषयों को समाहित किया गया है जिनका संबंध संपूर्ण देश से है। इस सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, अर्थात इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। संघ सूची में विषय, वर्तमान में इस सूची में 100 विषय हैं। पहले इसमें 97 विषय हुआ करते थे, जिनमें प्रमुख रूप से रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध व संधि, देशीकरण व नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाकतार, टेलीफोन व बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खाने व खनिज आदि इसमें शामिल हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है राज्य सूची। अक्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों को राज्य सूची में शामिल किया गया है। इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतः राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को प्राप्त है, यानी इस सूची पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती हैं। राज्य सूची में विषय, वर्तमान समय में इस सूची में 61 विषय हैं। पहले इसमें 66 विषय हुआ करते थे। इनमें से कुछ प्रमुख हैं पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें आदि। तीसरी सूची है संवर्ती सूची। इस सूची के विषयों पर संघ तथा राज्यों दोनों को ही कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। यदि इस सूची के विषय पर संघ तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हों तो सामान्यतः संघ का कानून मान्य होगा। इसका मतलब है कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानूनों में विवाद हो जाए या झगड़ा हो जाए तो केवल केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। संवर्ती सूची में विषय, संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों के विषयों की संख्या आज भी वही है जो मूल संविधान में थी। वर्ष 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य सूची के 4 विषय शिक्षा, वन, जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा और नापतोल संवर्ती सूची में कर दिए गए और संवर्ती सूची में एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन शामिल किया गया। इस प्रकार आज स्थिति यह है कि गणना की दृष्टि से संवर्ती सूची के विषयों की संख्या 52 हो गई है, जो पहले 47 हुआ करती थी। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से संवर्ती सूची के विषयों की संख्या आज भी 47 ही है। अब आपको राज्य सूची के बारे में समझ आ गया होगा। अक्टूबर 1976 में इस विषय को संवर्ती सूची में ले लिया गया है। आशा की जाती है कि केंद्रीय प्रशासन अब अधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकेगा, यानी केंद्र सरकार जो है शिक्षा के प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करेगी। चलिए अब इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, धार्मिक शब्द से प्रत्यय को अलग कीजिए। इसमें मूल शब्द धर्म और प्रत्यय इक दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, विशिष्ट एवं सीमित शब्दों के विलोम शब्द बनाइए। विशिष्ट का विलोम है सामान्य, सीमित का विलोम है असीमित। प्रश्न नंबर 3, शिक्षा को संवर्ती सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? शिक्षा को अक्टूबर 1976 में संवर्ती सूची में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 4, शिक्षा से संबंधित 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा से संबंधित 1813 के चार्टर का मुख्य उद्देश्य शिक्षा पर केवल 1 लाख रुपए खर्च करना था। प्रश्न नंबर 5, आप वर्तमान विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में कौन से 2 परिवर्तन करना चाहेंगे? नंबर 1, शिक्षा रोजगार परक हो। नंबर 2, शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। नंबर 3, सरकार द्वारा शिक्षा के लिए सभी सुविधाएं मुफ्त दी जानी चाहिए। सबसे नीचे कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश दिया गया है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। आशा करता हूँ आपको यह वर्कशीट और इसके प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।